हाय फ्रेंड्स। अब तक हम देख चुके हैं कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होता है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस की ही मदद से काफ़ी सारे मेटल्स को उनके कंपाउंड में से एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम जो कि एक मेटल है, उसे अपने कंपाउंड सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रोलाइसिस की ही मदद से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होती है। सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के समय हम बीकर में एक्चुअली मॉल्टन यानी कि फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के आयंस मौजूद रहते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें दो ग्रेफाइट की यानी कि कार्बन की रॉड्स डिप करते हैं। और हमें मालूम है कि इस प्रोसेस में एक रॉड यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लेफ्ट वाली रॉड नेगेटिव रॉड यानी कि कैथोड के रूप में बिहेव करेगी, और राइट वाली रॉड जो कि पॉजिटिव है वो एनोड के रूप में बिहेव करेगी। अब क्योंकि सोडियम आयंस पॉजिटिव आयंस हैं तो वो नेगेटिव रॉड की तरफ मूव करेंगे यानी कि लेफ्ट तरफ, और क्लोरीन आयंस जो कि नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव यानी कि एनोड रॉड की तरफ मूव करेंगे यानी कि राइट तरफ। और इस तरह से हमें टोटल एनोड पे क्लोरीन के आयंस जमा होते हुए मिलेंगे, और कैथोड यानी कि नेगेटिव रॉड पे सोडियम के पॉजिटिव आयंस जमा होते हुए मिलेंगे। और एक्चुअली इन रॉड्स पे रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी। एक्चुअली कैथोड पे सोडियम के पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके सोडियम के न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एनोड पर यानी कि पॉजिटिव रॉड पर जो क्लोरीन आयंस जमा हुए हैं वो क्लोरीन आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे ट्रांसफर करके न्यूट्रल क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि बाद में क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इस तरह कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है सोडियम क्लोराइड के डीकम्पोजिशन की। इसमें रिएक्शन कुछ इस प्रकार दिखती है। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली जब सोडियम क्लोराइड का डीकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, तब हमें सोडियम एटम्स मिलते हैं और क्लोरीन गैस मिलती है, जो कि दोनों ही न्यूट्रल चीज़ें हैं। इस तरह ये रिएक्शन होती है। अब हम देखेंगे कि कुछ कंपाउंड्स का जो डीकम्पोजिशन है वो लाइट के प्रेजेंस में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर क्लोराइड एक चाइना डिश में लेते हैं और उसे सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड भी डीकम्पोज होकर हमें सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस प्रोवाइड करता है। देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में जब हम वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड के पाउडर को लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो हमें ग्रेइश वाइट कलर का सिल्वर मैटर मिलता है, और साथ ही साथ क्लोरीन गैस ऑब्टेन होती है। सीधी सी बात है कि सिल्वर क्लोराइड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो अब तक हम दो रिएक्शन के टाइप्स देख चुके हैं, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और एक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम रिएक्शंस के थर्ड टाइप को देखेंगे, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऑब्वियसली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होता है। एक्चुअली इस रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कैसे। हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक मेटल का। जब हम बीकर में कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में जिंक मेटल की रॉड डिप करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे लेफ्ट तरफ के बीकर में देख सकते हैं, तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो जिंक की रॉड थी मेटल वाली उसमें कुछ कॉपर के डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम जिंक की रॉड उस सॉल्यूशन में से बाहर निकालेंगे, जैसा हम यहाँ पे राइट तरफ के बीकर में देख सकते हैं, तो जिंक की मेटल की रॉड के ऊपर कॉपर के रेड ब्राउन डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये कलरलेस सॉल्यूशन और कुछ नहीं बल्कि जिंक सल्फेट है, और रेड ब्राउन कलर का जो डिपॉजिट है जिंक की रॉड के ऊपर वो एक्चुअली कॉपर मेटल के डिपॉजिट्स हैं। देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जिंक कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरह से हमें कॉपर सल्फेट के बदले जिंक सल्फेट मिलता है, और साथ ही साथ कॉपर मेटल अलग से मिलता है। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हम सेम एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम मेटल का भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन में भी मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। तो हमें कॉपर सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है, और कॉपर मेटल अलग से मिलता है। ये भी एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक और रिएक्शन हम देखते हैं कॉपर सल्फेट और आयरन मेटल के बीच की। देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है।
जैसा कि आप लेफ्ट तरफ के टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं कि जब हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन का नेल डिप करते हैं तो धीरे धीरे फिर राइट तरफ के टेस्ट ट्यूब में जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो लाइट ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और आयरन नेल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की डिपॉजिट जमा हो जाती है। एक्चुअली ये लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आयरन सल्फेट है और आयरन के ऊपर जो रेड ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स हैं वो एक्चुअली कॉपर मेटल के डिपॉजिट्स हैं। इस रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। इस रिएक्शन में एक्चुअली हम जान चुके हैं कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है और इस तरह हमें कॉपर सल्फेट के बदले आयरन सल्फेट प्रोवाइड होता है प्रोडक्ट के रूप में, प्लस हमें कॉपर मेटल अलग से मिलता है। इस रिएक्शन में भी आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये इस रिएक्शन में एक्चुअली होता है। अब तक हम जितनी भी 3 रिएक्शंस देख चुके हैं उन सब में मेटल ने ही मेटल को डिस्प्लेस किया है। जैसा कि जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट में जब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तब भी जिंक और कॉपर दोनों ही मेटल्स थे। मैग्नीशियम और कॉपर भी दोनों ही मेटल्स हैं, आयरन और कॉपर भी दोनों मेटल्स हैं। तो ऑब्वियसली किसी भी रिएक्शन में अगर मेटल को डिस्प्लेस करना है तो मेटल ही होगा। इसके अलावा ऐसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है वो आयोडीन को उसके कंपाउंड यानी कि पोटेशियम आयोडाइड में से डिस्प्लेस कर देता है, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड और अलग से आयोडीन मिलता है। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया जो कि दोनों ही नॉन मेटल है। इसका मतलब नॉन मेटल भी नॉन मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब तक हम जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देख चुके हैं उसमें हम देख चुके हैं कि कभी भी एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को क्लोरीन डिस्प्लेस कर दे रहा था, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। तो इन सारी रिएक्शंस को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही चीज डिस्प्लेस हुई है। यानी कि यहाँ पे क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस किया है और बाद में आयोडीन अलग हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि आयोडीन ने क्लोरीन को यहाँ पे डिस्प्लेस किया है, हम सिर्फ यही कहेंगे कि क्लोरीन ने आयोडीन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया है। इसलिए ऐसी रिएक्शंस को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होती हैं। देखते हैं वो क्या होता है। नेम सजेस्ट कर रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन का। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों ही एक्वियस सॉल्यूशंस के रूप में मौजूद रहेंगे। देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट एक बीकर में मिक्स करते हैं तो उस बीकर में हमें सॉल्यूशन का जो कलर है वो वाइट कलर का होता हुआ नज़र आता है। एक्चुअली देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑलरेडी एक्वियस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का लिया हुआ है एक बीकर में और ऊपर से अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का एक्वियस सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो धीरे धीरे एक वाइट कलर का सब्सटेंस तैयार हो जाता है, सॉलिड सब्सटेंस, जो कि इस सॉल्यूशन में मिल नहीं पाता यानी कि डिसॉल्व नहीं हो पाता, जो कि एक्चुअली सिल्वर क्लोराइड रहता है। साथ ही साथ हमें सोडियम नाइट्रेट का यानी कि NaNO3 का एक्वियस सॉल्यूशन मिलता है। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की वजह से इस रिएक्शन का कलर, इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो धीरे धीरे वाइट होने लगता है। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में सिल्वर और सोडियम दोनों ही मेटल्स हैं और दोनों ही आयनिक रूप में मौजूद हैं। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर पॉजिटिव आयन है और नाइट्रेट नेगेटिव आयन है, जबकि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है। ये दोनों ही पॉजिटिव आयन्स जो कि मेटल के आयन्स हैं आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे की प्लेस एक्सचेंज कर देते हैं। इस तरह से हमें सिल्वर आयन क्लोरीन आयन के साथ मिलता है और नाइट्रेट आयन सोडियम आयन के साथ मिलता है। तो हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड जो कि वाइट पीपीटी रहता है इस रिएक्शन में, जो कि हम देख चुके हैं, और सोडियम नाइट्रेट एक्वियस सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। तो इस रिएक्शन में कुल मिला के सिल्वर और सोडियम दोनों ही आयंस ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। इस रिएक्शन में एक्चुअली कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है,
जैसे कि हमने ऊपर वाली रिएक्शन में भी देखा, जहां पे सिल्वर क्लोराइड एक वाइट पीपीटी था। तो ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं भी फॉर्म होते हैं। एक एग्जांपल उसका देखते हैं। जब हम एक बेस और एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तब हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। इस रिएक्शन में एक्चुअली सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल होता है, या जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्युबल होता है, और पीपीटी के रूप में हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती। इसलिए ये एक रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, क्योंकि इसमें सोडियम और हाइड्रोजन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। अब हम केमिकल रिएक्शंस के और दो टाइप देखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट या रिएक्शन में उनका क्या रोल है। देखते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन ये है ऑक्सीडेशन की कि जब भी किसी एलिमेंट के साथ या किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, मतलब निकल रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर रिडक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी हम रिडक्शन कहेंगे, या उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी हम उसे रिडक्शन कहेंगे। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। जब हम कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्शन होने के बाद हमें कॉपर और पानी एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। अब हम एक एक कंपाउंड और एलिमेंट को डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि हुआ क्या। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के वो कन्वर्ट हो गया कॉपर में। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, और हम देख चुके हैं कि ऑक्सीजन का निकल जाना, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का एलिमिनेट हो जाना, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और सिर्फ कॉपर बचा, इसलिए हम इसे रिडक्शन कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। ध्यान देते हैं हाइड्रोजन गैस पे। हाइड्रोजन गैस पहले अकेली थी, बाद में हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गए। जो ऑक्सीजन पहले कॉपर के साथ था, अब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मौजूद है। इसका मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, और हम देख चुके हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब सिंपली इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हुआ है, इसलिए हम इस कंबाइंड रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सिंपल। इस रिएक्शन में दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों एजेंट्स हर रेडॉक्स रिएक्शन में मौजूद रहेंगे। इस रिएक्शन में जो अभी हमने एग्जांपल लिया है उसमें ये देखते हैं कि हाइड्रोजन पहले सिंगल था, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड किया? कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। जबकि हम ये देख पा रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल दिया किसने? हाइड्रोजन ने, और खुद लेके पानी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालने का काम कर रहा है, और इसीलिए हम हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड का रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सिंपल डेफिनेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा या तो हाइड्रोजन रिमूव करने का काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी सामने वाले को हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का काम करेगा या तो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करने का काम करेगा। सिंपल। तो ऊपर रिएक्शन में जैसा कि हमने देखा, कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा था, जबकि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन खुद ले रहा था। तो इस तरह से ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं, और हम देख सकते हैं कि पहले हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल के सिर्फ सल्फर बचता है, और क्लोरीन उस हाइड्रोजन के साथ ऐड होके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ऊपर से हम देखें
तो सिंपली हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल गया, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और क्लोरीन गैस में हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ। सिंपल। इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे।